देखो भैया वो इसलिए दे दी क्योंकि इसके पड़ोस में निगेटिव एम ग्रुप रह रहा है, देख लीजिए आप, और ये निगेटिव एम ग्रुप संभाल लेगा इसको। इसीलिए CHO ने बोला दे दे, तू दे दे बेटा, दे दे, चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं संभाल लूंगा तुझे, तू तो दे दे। और इसने दे दी तो इसने संभाल लिया। CHO ने क्या संभाला, इसने रेजोनेंस करके इसको स्टेबल कर दिया। समझे? अल्फा H should be present in compound with respect to CO CHO group अगर आप AC चलाना चाहते हैं तो। अगर आप रिएक्शन में एल्डोल कंडेंसेशन चलाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो फिर उसके अंदर अल्फा H का होना जरूरी है, पहली कंडीशन। दूसरी, वीक बेस वाली बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं, और स्ट्रॉन्ग बेस अगर मौजूद हुआ तो मैंने आपसे कहा रिएक्शन अपना तरीका बदल लेगी, वो कुछ और बना देगी। क्या बनाएगी देखेंगे अभी। CHO ग्रुप की रेस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पर एक OH दिखेगा, गौर से देखिए। ऐसे कंपाउंड ही एल्डोल, 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 एल्डिहाइड, अल्कोहल, एल्डोल, एल्डोल। कीटोन होता तो कीटोल, कीटोन, ऑल, कीटोन, और एल्कोहल, कीटोन, ऑल, कीटोल। इसका मतलब एल्डिहाइड लेके एल्डोल और कीटोन लेके कीटोल बना सकते थे। ध्यान रखें, ओवरऑल रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन ही कहेंगे। ये बन गया कंपाउंड। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक केवल आपको एल्डोल मिला है। ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, ये रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन है। कंडेंसेशन का मतलब समझते हैं आप? कंडेंसेशन का मतलब जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और कुछ न कुछ छोटा मॉलिक्यूल एज ए को प्रोडक्ट बाहर निकल के जुड़ते हैं, यानी कोई ना कोई चीज उनमें से एलिमिनेट होनी चाहिए, तब जाके कंडेंसेशन माना जाता है। अब इसे करते हैं गरम। इसी रिएक्शन में दो पार्ट हैं, पहले एल्डोल रिएक्शन चलेगी और फिर डिहाइड्रेशन चलेगा। इन दोनों को मिला के बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। ये बेस अल्फा और बीटा से H2O ये हीट अल्फा और बीटा से H2O निकाल देगी। बेस लेके तो आपने यहां तक पहुंचा ही दिया। अब हीट का इस्तेमाल हो गया, हीट की प्रेजेंस में H2O माइनस होगा अल्फा बीटा पोजीशन से, और आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलेगा। वैसे इसे तो आप जानते ही होंगे, इसे क्रोटोन एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है, क्रोटोन एल्डिहाइड। ये हो गई एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें दोनों मॉलिक्यूल सेम थे, एल्डोल बना लिया। एल्डोल को आगे कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन करके क्रोटोन एल्डिहाइड बना डाला। सेम टू सेम कीटोन में चलेगी, यहां दो कीटोन होंगे और रिएक्शन में एक की H निकल के दूसरे के O पे जाएगी। पहले कीटोल बनेगा, फिर हीट होगी, गर्म किया जाएगा, H2O निकलेगा, और फिर कीटोल का भी अल्फा बीटा अनसैचुरेट कंपाउंड बन जाएगा, जिसे मेसिटाइल ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मेसिटाइल ऑक्साइड कहते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूं कीटोन वाली रिएक्शन भी, मैकेनिज्म तो अभी बताना बाकी है, पहले रिएक्शन देख लो। मैंने अभी जो रिएक्शन कराई है एल्डिहाइड की, इसमें एक चीज और सुन लीजिए। पूरी रिएक्शन को अगर देखें, यहां से लेके जो अभी मैं यहां तक लेके गया था आपको, पहले एल्डोल बनाया था और फिर लास्ट में अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाया था। आप चाहें तो डायरेक्ट भी प्रोडक्ट तक जा सकते हैं, वही वीक बेस की प्रेजेंस में। ये दो काम करना आप, क्या? एक की तो अल्फा H लेना दो और दूसरे का O ले लेना।
H2O निकाल लेना और चिपका देना बाय गॉड दोनों को, आप डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट पर पहुंच जाएंगे। अरे सर ये तो और भी बढ़िया चीज है। बिल्कुल सही बात है, आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हो, दिस इज ट्रिक, आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट जाओ। एक और चीज, आजकल उल्टा चलने का फैशन भी है भाई साहब, ये नीट में और जेई में कई बार आता है। आपको कंपाउंड दे दिया जाता है इस तरीके का अनसैचुरेट, और आपसे पूछा जाता है कि बताओ दोनों जो कार्बोनाइल कंपाउंड इनिशियली हमने लिए थे वो कौन थे। तो आप इस रिएक्शन में H2O निकाल के जब यहां पहुंचे हो तो H2O जोड़ के भी यहां पहुंच जाओ, बिल्कुल वैसे की वैसे कर दो। जिधर O दिखे उधर तो H जोड़ना, और जिधर O ना दिखे उधर O जोड़ना, आप वापस अपनी जगह पे पहुंच जाओगे कि साहब यहां से शुरू हुआ था गेम। ये दो कार्बोनिल कंपाउंड लिए थे, वापस सुन लीजिए, आप कीटोन के साथ करके देखिए इसको। आपने कीटोन ले लिए दो, तो मैंने क्या कहा, एक की तो O लेना, एक के दो H, बेटा एक की तो O लेना और एक के दो H, दोनों को वीक बेस लेके ताता कर देना। ताता मतलब हीट कर देना, गरम कर देना। गरम करोगे तो बेटा वही मिलेगा जो मैंने आपको बताया था, अनसैचुरेटेड कीटोन। देखो ये रहा CO, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेट कंपाउंड मिल जाएगा। एनी डाउट बेटा? अगर कोई कहे कि साहब मैंने एक रिएक्शन कराई जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड लिया था, वीक बेस लिया था और गर्म किया था, तो साहब गर्म करने के बाद मैंने देखा मेरे को तो ये मिल गया, तो क्या चाहता क्या है हमसे? नहीं, मैं बस इतना सा पूछना चाहता हूं कि क्या आप बता सकते हैं मैंने शुरू में क्या लिया था? बता देंगे ना, कहां दिक्कत आ रही है? क्या मिला था तुझे? हमें तो ये मिला है। तो एक काम कर, इसमें तू H2O जोड़ दे बिटुआ, और वैसे ही जोड़ जैसे गुरुजी ने बताई है। क्या बताई है गुरुजी ने? गुरुजी ने बोली है कि जिधर O दिखे उधर H जोड़ना है, जिधर O ना दिखे उधर O जोड़ना है। ऐसा करते ही आपको पता लग जाएगा कि आपने शुरू में क्या क्या लिया था मेरा बच्चा। आ रही है का समझ में? और सर डिफरेंट ले लू तो मैं दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लू तो? अभी बताएंगे, पहले सेम वाला कर लेते हैं, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। रुको जरा, बताते हैं मैकेनिज्म के अंदर क्या हुआ। सबसे पहले इस एल्डिहाइड पर OH माइनस ने अटैक कर दिया बाई गॉड। समझ में आया क्यों लिया था बेस? अगर बेस नहीं लेते तो प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता। हमें एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए एल्डिहाइड कीटोन पर जोड़ने के लिए, वो न्यूक्लियोफाइल बनाना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और ये इसके ऊपर जाके अल्फा पोजीशन से H लेके H2O निकाल के और उसे एक न्यूक्लियोफाइल में जनरेट कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। सर एक बात बताइए, इसने H दे कैसे दी? नहीं, इसको पता नहीं था H देने से तो इसको नुकसान हो सकता है, एनायन बनेगा, चार्ज आ जाएगा। देखो भैया वो इसलिए दे दी क्योंकि इसके पड़ोस में निगेटिव M ग्रुप रह रहा है, देख लीजिए आप, और ये निगेटिव M ग्रुप संभाल लेगा इसको। इसीलिए CHO ने बोला दे दे, तू दे दे बेटा, दे दे, चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं संभाल लूंगा तुझे, तू तो दे दे। और इसने दे दी तो इसने संभाल लिया। CHO ने क्या संभाला? इसने रेजोनेंस करके इसको स्टेबल कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां, और रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ गई। देखो एक इनोलिक फॉर्म बन चुकी है। इस रेजोनेंस स्टेबिलिटी के बन जाने की वजह से ही ऐसा होना पॉसिबल हो पाया। CH3CHO पे, इस पे ये यूं का यूं जोड़ दिया, क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव ने पॉजिटिव पे अटैक कर दिया, हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
अब आगे क्या होगा? ये जो पानी निकला था ना भैया H2O, ये H2O आके यहां वापस अपनी H को दे देता है इसे और कन्वर्ट करा देता है इसे एक किसमें? एल्डोल में। H2O बाहर निकल जाता है, H इसको दे देता है, अपना काम खत्म। तो फिर इस बेस ने किया क्या? कुछ नहीं, इस बेस ने एक एल्डिहाइड की H को लेके दूसरे एल्डिहाइड को दे दी, बात खत्म। बेस ने तो किया ये काम, बेस इसकी H ले आया और इसको दे दिया लाके दूसरे वाले को, बन गया, बन गया। अब इसके बाद इसको गर्म करो, ये अल्फा रहा, ये बीटा रहा। अगर बीटा पे OH नहीं आ रहा है तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। अब इसको गर्म करोगे तो आपको आपका कंपाउंड मिल जाएगा। देखो मैकेनिज्म समझा दी, अच्छी बात है, आपके समझ में भी आ गई होगी, लेकिन आपको याद तो वो ट्रिक ही करनी है जो मैंने आपको बताई थी। क्या? एक बार मैं फिर से ट्रिक बता रहा हूं आपको। दो कंपाउंड जब मिलेंगे एल्डिहाइड कीटोन के, आपको दो एल्डिहाइड मिल जाए, जैसे मान लो एक मिल गया CH3CH2CHO, दूसरा मिल गया CH3CH2CHO, ऐसे मिल गए आपको, और आपसे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करवा रहा है। कोई भी दो मॉलिक्यूल मिले सेम, तो सेल्फ में तो सेम ही मिलेंगे। तो मैंने क्या कहा, एक की तो O लेना और दूसरे की अल्फा पोजीशन वाली दो H लेना। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये हटा के मैं नीचे लटका देता हूं और अच्छा दिखेगा आपको, और ये मैं पीछे ले आता हूं। बस ये H चाहिए मुझे, ये वाले कार्बन की चाहिए, इस कार्बन की। यही तो है CHO के बगल वाला कार्बन, इसी को तो अल्फा कहोगे। फिर करें क्या, इसकी H और इसके O को जोड़ के और चिपका डालो बेटा, दोनों मिला के काम हो चुके हैं। पहला काम बेस की रिएक्शन भी हो गई और दूसरा काम आपने इसको ताता भी कर दिया, गर्म भी कर दिया। इट मींस एल्डोल कंडेंसेशन हो गया और डायरेक्ट आप अपने प्रोडक्ट पर पहुंच गए मेरे बच्चा। देखो ये यहां तक आ गए, डबल आ गया और ये जोड़ दिया यूं कर। अब है मिक्स्ड, मिक्स्ड में दो डिफरेंट लेंगे, एक ले लिया एल्डिहाइड और एक ले लिया कीटोन। बेटा एक ले लिया एल्डिहाइड, एक ले लिया कीटोन और ऊपर ले लिया वीक बेस, हो गई रिएक्शन मिक्स्ड एल्डोल। कि अल्फा H इधर भी है और अल्फा H उधर भी है, तो भैया अब तो सारे ही काम होंगे। ये अकेला सेल्फ भी कर लेगा, ये अकेला सेल्फ AC कर लेगा, ये और ये मिलके मिक्स्ड भी कर लेंगे। अब यहां दोनों कंडीशन चलेगी, इसकी दो H और इसका O, सुनते जाओ, इसकी दो H और इसका O, इसकी दो H और इसका O, इसकी दो H और इसी का O, इसकी दो H और इसी का O। बेटा अब सुन लो, चार प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसकी H, इसका O, फिर इसकी H, इसका O, फिर इसकी H, इसी का O, फिर इसकी H, इसी का O, इसकी H, इसका O, फिर इसकी H, इसका O, इसकी H, इसी का O। बेटा इसकी H, इसी का O, तो दो बनेंगे मिक्स और दो बनेंगे सेल्फ, यानी टोटल टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे चार तरह के। इसकी H, इसका O, फिर इसकी H, इसका O। देखते जाओ, पहले मैं इसका O ले रहा हूं, इसकी H ले रहा हूं। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3। बेटा इसकी O ले ली, इसका H ले। अब मैं करूंगा क्या, इसकी H लूंगा, इसका O लूंगा। बाबू समझ में आ रही है का? इसकी तो H लूंगा, CHOCH, देखो इसकी दो H ले ली मैंने, हटा दी दो H, और इसकी लेऊंगा मैं O, ये ले ली O। लो बेटा, लो बेटा, समझ में आ रही? इसकी तो H, इसका O, तो इसकी दो H ले ली, ये ले ली, देखो ये देखो यहां से यहां तक दो H ले ली और इसका O ले ली।
अब तीसरी कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं, इसकी H इसी का O, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO बेटा। अब इसकी H इसी का O, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3 मेरा बच्चा। दो बनेंगे सेल्फ और दो बनेंगे मिक्स्ड, टोटल चार तरह के प्रोडक्ट बनेंगे बाबू, चार तरह के। अब भी नहीं है समझ, इसकी और इसकी दोनों की काउंटिंग करेंगे तो आपको दो मिक्स और दो सेल्फ, चार तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कान खोल के सुन लीजिए, क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। ओके, एक मैंने कीटोन वाला रिएक्शन बताया था ना, एसीटोन वाला, दो एसीटोन लिए मैंने। ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड कर जाती है अगर आप HCl गैस ले लेते हैं तो दोबारा इस पे एक और एसीटोन मॉलिक्यूल जुड़ सकता है, इसका भी ध्यान रखें। ये दोबारा हो सकती है रिएक्शन। क्या होगा, इसकी H और इसका O चला जाएगा और इस तरह से CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, देखो CH, देखो ये गई 2H, ये था ना, ये इसकी 2H गई, यहां से O जाएगा, देखो ये गया, ये C डबल बॉन्ड CH3 मतलब बीच में एसीटोन, इधर भी एसीटोन, इधर भी एसीटोन। देखो बेटा तीन तीन एसीटोन मिले हैं H2O निकलने के बाद, तब जाके बना है ये। इसे प्यार से लोग फोरोन कहते हैं मेरा बच्चा। IUPAC के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 जब करोगे तो नेम लिखने के बाद लास्ट में देखना 4 पे ऑन आएगा, 4 पे ऑन आएगा, चौथे पे CO आएगा, 4 पे ऑन आएगा, फोरोन बन जाएगा। ध्यान रखें बेटा, इस फोरोन का इस फोरोन से मतलब नहीं है, लेकिन मैं तो समझाने के लिए बताया, ऐसे याद रख लेना, फोरोन याद हो जाएगा आपको। फोरोन फोरोन फोरन याद हो जाएगा मेरा बच्चा। इसके बाद इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, ये CH2 ये CH2 ये CH2 सबको जोड़ा तो मुझे मिला क्या 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 मिला, क्या मिला? काम तो वही होगा बेटा, कॉन्सेप्ट ना बदले। एक तरफ से 2H लेनी है, एक तरफ से O, क्योंकि जो काम अब तक दो एल्डिहाइड और दो कीटोन मिलके कर रहे थे, अब वो काम इसी को करना पड़ेगा, तभी तो इंट्रामोलिकुलर बोल रहे हो बाबू। अकॉर्डिंग टू बेयर लॉ 3 की रिंग सबसे कम स्टेबल होती है, फिर स्टेबिलिटी बढ़ती है, 6 की रिंग को अच्छा खासा स्टेबल माना जाता है। तो भैया O ये ले ले, H ये ले ले, ये अल्फा H हो गई, ये O हो गया, ऐसे नहीं ले सकता क्या? तो सर फिर तो इसकी और इसका H भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। और सर मान लो ये CHO होता, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता, तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ से आप चेक कर सकते थे, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों तरफ में से देखते कि भाई किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिद आप एसिडिक स्ट्रेंथ है रिएक्टिविटी ऑफ H के हिसाब से आंसर दे सकते थे। तो मैंने कहा उसकी अब जरूरत नहीं है, हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो इधर CO इधर H ले लिए, 2H इधर से और O इधर से। अब सुनना, O तो इधर से, 2H इधर से जब लोगे तो ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ये और ये कार्बन, ठीक है। जब ये और ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो देखो कितने की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, 6 की बन जाएगी। ये लो जी गुरु जी, 6 की बन गई। अब देखो मैं शुरू कर रहा हूं एक एक करके। सपोज दैट ये कार्बन मान लिया मैंने, ये वाला कार्बन ये वाला मान लिया और इस पे लगा दी मैंने CH3, देख लो ये रहा, ये CH3, ये C हो गया और इससे डबल बॉन्ड से जुड़ गया ये वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया, ये लो C से CH2, फिर से CH2, फिर से CH2, फिर से CO, फिर से CH, डबल बॉन्ड CH3। और ढंग से देखता हूं, CH3 ये तो गया O, जब ये O गया तो यहां C बच गया, समझ रहे हो है? ये CH डबल बॉन्ड बचेगा ना इसके ऊपर, ये CH2, ये CH2, फिर ये CH2, फिर ये CO,
फिर ये CH और इधर से आपने निकाल दी 2H यहां, और इसको पकड़ के जोड़ दिया मैंने, बस इनको पकड़ के जोड़ दिया, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल को पकड़ के जोड़ दिया, तो ऐसी बन गई बेटा। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? हुआ तो वैसे ही था, पहले H निकल के O पे गई, OH बन गया, हुआ वैसे ही था, यहां पे प्लस आ गया, यहां 2H बची थी, H प्लस निकल गई तो यहां माइनस आ गया, फिर ये आपस में जुड़ गए, जुड़ने के बाद इतना का जरूरत क्या है, कौन पूछ रहा है इतना नाटक तुमसे, तुम डायरेक्ट करके बताना कि 2H इधर से गई, O इधर से गई, दोनों को मिलाया तो साइकिल बन गई। अब भैया कई बार वो ऐसे कहते हैं कि मैंने एक कंपाउंड लिया था डाई कीटो कंपाउंड है ना, और उसको बेस के साथ गर्म किया तो भैया मेरे को तो ऐसी कंपाउंड, ऐसी एल्कीन मिल गई, साइक्लिक कंपाउंड मिल गया, ऐसा कीटोन मिल गया। अब बताओ वो क्या ली थी मैंने, तो वही करना जो मैंने बताया था, डबल बॉन्ड को तोड़ देना ऐसे, और तोड़ के जिधर की तरफ O दिख रही है उधर तो जोड़ना 2H, और जिधर O नहीं है उधर जोड़ना O, और जोड़ने के बाद चेन को खोल देना बेटा, चेन को पकड़ के खोल देना, ऐसी डिजाइन ही बनेगी, घबराओ मत। आप पूरी चेन को खोल दीजिए, जब आप साइक्लिक चेन को खोलेंगे तो खुलने के बाद ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी, आप अपने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट तक, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। अब लेके चलता हूं मैं आगे। सवाल कह रहा था कि ये जो रिएक्शन है ये एल्डोल कंडेंसेशन है क्या? हाँ, ये एल्डोल कंडेंसेशन ही है बाबू। अब मेरा लास्ट सवाल बचा है, ये कोई कौन जाना पहचाना सा लग रहा है, ये तो ओ माय गॉड, ये तो कैनिजारो है। यस, हाईली इंपॉर्टेंट कैनिजारो। इस रिएक्शन में प्रोटॉन की भी शिफ्टिंग होती है और हाइड्राइड की भी शिफ्टिंग होती है। प्रोटॉन और हाइड्राइड दोनों शिफ्ट होते हैं, लेकिन ध्यान रखें हाइड्राइड की शिफ्टिंग वेरी वेरी स्लो चलती है, इसीलिए इस रिएक्शन को ही या इस स्टेप को ही हम RDS कहते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग वेरी स्लो। और सही भी है, हाइड्राइड H माइनस बन रहा है, H माइनस बनना कोई अच्छी बात है क्या? कैसी बात करें, H कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थोड़ी है जो H माइनस बना रहे हो और आप सोचो कि फास्ट हो जाएगा है? आप H की नेचर के अपोजिट, आप कोई भी काम जब किसी की नेचर के अपोजिट करोगे तो क्या वो फास्ट होगा? क्या वो स्लो ही होगा ना। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को आप आयन में कन्वर्ट कर रहे हो, एक कैटायनिक स्पीशीज को आप एनायन बना रहे हो, एक एनायनिक स्पीशीज को आप कैटायन बना रहे हो, तो स्लो ही होगा। सोचना क्या है इसमें, फास्ट कैसे हो सकता है? ओके 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 भैया, मान ली बात। अच्छा जी, अच्छा जी, और कुछ? और तो कुछ नहीं, बस हो गया काम। अब आपको मैकेनिज्म बता देते हैं। काम की बातें तो हो गई, वैसे तो देखो बहुत कुछ है, लेकिन हमें वो करना है जो काम के लिए, जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट। सेल्फ कैनिजारो में हमने ले लिया HCH। अब देखो मैं मैकेनिज्म तो आपको बताऊंगा, उसकी तो कोई टेंशन है नहीं, लेकिन क्या आपको मैं ट्रिक बता दूं? ट्रिक ट्रिक बता दूं क्या? ट्रिक कैनिजारो की भाई, सेल्फ कैनिजारो हो चाहे मिक्स्ड हो और चाहे इंट्रामोलिकुलर, दोनों में, तीनों में काम तो वही होगा ना। हाइड्राइड और प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी, हाइड्राइड की शिफ्टिंग स्लो होगी, स्लो स्टेप है, RDS बनेगा, बेस की प्रेजेंस होगी, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिएक्शन, कहानी तो यही रहेगी ना। हाँ, और मैकेनिज्म तुमसे कोई लिखवाएगा क्या वहां पे? नहीं, कोई नीट के जेई के पेपर में आपसे कहेगा क्या कि बेटा कैनिजारो और रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख दे, 2 पेज भर दे पूरे पूरे? ऐसे तो कोई पूछेगा नहीं आपसे। तो पहले तो ट्रिक सुन लीजिए, मैकेनिज्म भी देख लेना, मैं बता दूं। जब भी ऐसे 2 मॉलिक्यूल मिले, चाहे सेम मिले चाहे डिफरेंट, ये जो H है NaOH की, ये तो लाके लगाना ऊपर, और ये जो H है मेरा बेटा, ये वाली H, ये वाली लगाना यहां। हमेशा यही करना, कोई भी कैनिजारो हो चाहे। NaOH की H तो प्लस बन के आएगी और CHO की H माइनस बन के आएगी।
कान खोल के सुन लीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप अगर कहीं लगा हो तो सीओ ग्रुप के सी पर हमेशा प्लस ही आता है। कोई ऐसा नहीं है जो इसके ऊपर माइनस लगा पाए, ये प्लस ही आएगा, एच बनेगी माइनस। कहने का मतलब मेरी बात को समझ रहे होंगे आप, ये एच माइनस बन के यहां से इस पे जाएगी, क्योंकि सी एच ओ के सी पे तो प्लस ही आता है बबुआ, प्लस ही आता है। ये H निकल के जाएगी सी पर। गौर से देखो H माइनस का इस पे अटैक हो रहा है। गौर से देखो एक न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कंपाउंड पर जुड़ रहा है। गौर से देखो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है बेटा। न्यूक्लियोफाइल जनरेट होके सी पे जा रहा है, NaOH की H निकल के O पे जा रही है। आपको क्या करना है, इस H को प्लस बना के इस H को माइनस बना के जब आप इस पे जोड़ दोगे C और O पे, तो बबुआ ओ बेटा बेटा ये बन जाएगा अल्कोहल और हो गया रिडक्शन। क्योंकि एल्डिहाइड का कन्वर्जन जब अल्कोहल में होता है तो समझ जाओ रिएक्शन में रिडक्शन होता जा रहा है। और गुरुजी इसका क्या होगा? अरे तेरा क्या होगा कालिए, तेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू तो है प्लस और ये बचा है माइनस, तो HCO प्लस और ONA माइनस मिल जाएंगे, HCOON बन जाएगा बेटा। ये तो मिला बाई ऑक्सीडेशन और ये मिला बाई रिडक्शन। आजा रिडक्शन। हे भगवान सर, क्या क्या कर दिया आपने, एक बार और समझा दो सर प्लीज। आ जाओ एक बार और बता दो, लेकिन ध्यान रखना ये कैनिजारो है, लाना वही जिसके पास अल्फा एच नहीं है। अल्फा एच वाले लिया है तो फिर मुझसे मत कहना, वहां एसी भी चल सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन भी चल सकता है। सर अब देखो, अब क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम खुद करोगे बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हर बार नहीं बदलते हैं। हर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट ही बदलने लगा तो फिर काहे का कॉन्सेप्ट है वो, फिर से वही काम। एक का आप रिडक्शन करोगे, दूसरे का ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन करो उस पे एक HNaOH से और एक H इस एल्डिहाइड से, NaOH की H प्रोटॉन बनके और एल्डिहाइड की H एनायन बनके, हाइड्राइड बनके हो गया काम। ये बन गया C6H5CH2OH और दूसरा बन गया C6H5COONA बेटा। ओ बेटा आ रही है समझ में? गुरुजी चीज तो बढ़िया बताइए आपने। ये तो हो गई सेल्फ मैकेनिज्म, बताऊंगा, अरे बताऊंगा मैकेनिज्म, अभी बता रहा हूं, थोड़ी देर में रुको, पहले जूस पियो मैकेनिज्म का। अब मैं मिक्स करके दिखाता हूं। मिक्स में आप डिफरेंट लोगे ना बेटा, दो अलग अलग लोगे ना। एक ले लिया C6H5CHO और एक ले लिया HCH। ध्यान रखें दोनों में अल्फा H नहीं होनी चाहिए, अल्फा H अगर हुई तो फिर एल्डोल भी होंगे, क्योंकि लिया गया बेस इन रिएक्शंस में इतना स्ट्रॉन्ग 50% KOH 40% KOH NaOH लेके काम चल रहा है, यहाँ रिएक्शन हो गई। अब आ गई समस्या, समस्या पैदा हो गई। क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली सर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं और हमें पता नहीं लग पा रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन करना है, क्योंकि आपने बताया था कैनिजारो रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। तो आप कैसे पता लगाएंगे सर कि यहाँ किसका रिडक्शन होने वाला है, किसका ऑक्सीडेशन? इतनी सी प्रॉब्लम, क्यों घबरा रहा है? दोनों के मन में एसिड बना। व्हाट मन में सर? मन में मतलब दिमाग में, दिमाग में बना। अगर ये एसिड होता तो इसका क्या एसिड बनता?
इसका तो फॉर्मिक एसिड बनता। शाबाश शाबाश। और इसका क्या बनता? इसका एसिड तो बेंजोइक एसिड बनता। तो बेटा फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में किसकी एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है? फॉर्मिक एसिड की। जिसके एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो उसका ऑक्सीडेशन करना है। सर समझ नहीं है, वापस बोलना। देखो बेटा ये फॉर्मेल्डिहाइड ये ऑक्सीडाइज होके फॉर्मिक एसिड बनाएगा, ये बेंजल्डिहाइड जो ऑक्सीडाइज होके बेंजोइक एसिड बनाएगा। बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड में से फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। आपने आई इफेक्ट में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो देख लेना। फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन करूंगा, इसका रिडक्शन करूंगा। अब जिसका रिडक्शन करूंगा बेटा, ओ बेटा जिसका रिडक्शन करूंगा उसके साथ फिर से वही खेल खेला जाएगा जो ऊपर वाले दोनों के साथ खेला था। क्या? एक HNaOH से और एक H ये वाली H प्लस बन के ये वाली H माइनस बन के आएगी। तो बिटुआ ये तो बन गया C6H5CH2OH और जो बचा कुचा माल है उसको जोड़ दे बेटा, तेरे को सोडियम का सॉल्ट मिल जाएगा। कैसी लगी बेटा? कैसी लगी बेटा? अच्छी लगी? चलो वापस बताता हूं। ये मिक्स हो गया। अब मैं आपको क्रॉस में वापस बताता हूं इसी चीज को। क्रॉस नहीं इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दोनों काम होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बस ध्यान रखें जो भी मॉलिक्यूल लें उसमें दो कीटो होंगे तभी ये काम होगा, लेकिन अल्फा एच नहीं होनी चाहिए। हाँ वही चीज लाके देंगे आपको, क्यों घबरा रहे हो? बिना अल्फा एच वाला ही देंगे। ये लो, इसको प्यार से लोग ग्लाइऑक्जेल कहते हैं, ग्लाइऑक्जेल। जरा गौर फरमाइए बेटा, ये ग्लाइऑक्जेल और इसमें कहीं कोई अल्फा एच नहीं है। और विदाउट अल्फा एच वाले कंपाउंड को अगर हम कॉन्सेंट्रेट बेस के साथ लेते हैं, अरे अब की बार KOH लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सवाल भी KOH के साथ ही है बिटवा। 50% KOH लेके हमने इसका कर डाला कल्याण, और कल्याण किया तो बाबू जी कहनी जारो हो गई। कहनी जारो हुई तो आधे का बाबू, आधे का ऑक्सीडेशन आधे का रिडक्शन कर डाला। सर किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन कर रहे हो आप? बेटा दोनों सेम है, किसी का ही कर डाल। चलो सर मैं ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन और नीचे वाले का रिडक्शन करता हूं। ओके बेटा, तो तरीका तो वही रहेगा, काम फिर से वही होगा जो ऊपर तीनों के साथ किया था। जो बेस की H है वो ऊपर आएगी, जो बेस की H है वो ऊपर आएगी, और एल्डिहाइड की H नीचे जाएगी। बाबू नीचे जाएगी रे बेटा, नीचे जाएगी। तो देखो ऊपर तो बचा CO और नीचे बचा CH2OH, ऊपर CO के साथ जोड़ दिया ONA। ले बेटा आधे का ऑक्सीडेशन और आधे का रिडक्शन कर डालो बेटा। मेरा सवाल हो चुका है, ये मैच कर दिया इसको मैंने। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। ये कंपाउंड अगर ये कंपाउंड सर सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ बेटा बोलो बेटा। अगर ये कंपाउंड, सर मेरी बात सुन रहे हो ना? अरे बोल तो सही बेटा। अगर ये कंपाउंड ऐसा होता तो क्या करते गुरुजी आप? कैसा होता? ऐसा होता। देखो बेटा यहाँ आ गया कीटो ग्रुप, तो इसका मतलब कीटोन में वैसे भी कहने बहुत कम होती है, लेकिन होती है। मैं करा देता हूं, देखो होगी क्या होगा। देखो तो साफ नजर आ रहा है, ऊपर वाला CHO एल्डिहाइड ग्रुप बन गया है, बीच में जो CO दिख रहा है ये कीटोन ग्रुप है। और एल्डिहाइड ग्रुप का ही ऑक्सीडेशन अच्छा होता है, कीटोन ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं होता भैया। ढंग से सुन लो, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, एल्डिहाइड का होता है। तो जिसका रिडक्शन करना है वो तो नीचे वाला ही है ना, तो जोड़ दे, वही काम कर डाल। ये ले बेटा ले, ये H जाएगी माइनस बन के, ये H जाएगी प्लस बन के, तो ये बन जाएगा C6H5CHOH और ऊपर हो जाएगा CO
ओ एन ए या ओके, ओके ओके, भैया के एच लिया था तो ओके करना। ये C6H5, ये CHOH, ये CO, ओके। बात आ रही है समझ में बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हुआ C6H5, ये हो गया CHOH, ये हो गया CO, ओके। अगर मैं ऊपर भी कीटो कर दूं और नीचे भी कीटो कर दूं, एक और एग्जांपल आपके सामने, ये भी मैं कीटो कर रहा हूं, इसको भी कीटो कर रहा हूं। C6H5CO C6H5। अब की बार मैंने दोनों तरफ फिनाइल लगा दी। अब क्या होगा, देखो आप बार बार इसको कीटो पे कीटो बनाए जा रहे हो, मतलब इसमें रिएक्शन तो होगी लेकिन बहुत ही कम होगी, मतलब गुड यील्डिंग तो नहीं होगी। लेकिन अब आप जिद पे अड़े हैं कि बताइए क्या होगा, तो बता देते हैं। रिएक्शन में ये बॉन्ड टूटेगा, अब भी होगा, देखो अब भी वही होगा, किसी एक का रिडक्शन करना है, जिसका रिडक्शन करना है उस पे इसको भेज दीजिए। जो काम H कर रही थी अब वो काम ये करेगा और आपको मिलेगा C6H5 COH और ऊपर बनेगा COOK। एनी डाउट? तो दो बातें आ गई सामने, ये तो हो गई रिएक्शन। अब मैं मैकेनिज्म पे ले चलूं आपको एक बार। देखो मैकेनिज्म देखने के बाद भी कंक्लूजन ही याद करना है, याद तो यही करना जो मैंने आपको बताया, बस मैं मैकेनिज्म दिखा रहा हूं आपकी संतुष्टि के लिए, आपको सेटिस्फाई करने के लिए। एक बार मैकेनिज्म देख लीजिए क्या होता है इस रिएक्शन में। चलो हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए फॉर्मेल्डिहाइड के, तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल पर बेस का OH अटैक करता है। जब बेस अटैक करेगा तो ये आयोनाइज होगा तो C के O पर माइनस आएगा, C पे प्लस आएगा, जिस पे प्लस आएगा उस पे OH जुड़ जाएगा। यही करोगे पहले स्टेप में, आपने ये कर डाला OH माइनस का अटैक। ये OH कहां से आए, OH फ्रॉम बेस। अब जैसे उस पे अटैक होगा तो वो कंपाउंड जो है अनस्टेबल हो गया बिकॉज ऑफ टू रिएक्टिव ग्रुप्स ऑन 1C। एक ही कार्बन पे दो दो रिएक्टिव ग्रुप हो गए तो ये भैया पॉसिबल नहीं है, दिस इज द अनस्टेबल स्पीसीज। और चार्ज अलग है, एक कार्बन पे दो दो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले ग्रुप लेके बैठे हैं, बहुत अच्छे, तो भैया ये तो गड़बड़ हो गई। तो अब क्या होगा कि दूसरे मॉलिक्यूल के पास पहुंच गए। अब जैसे इस पे माइनस है, ये कार्बन अपने ऊपर प्लस बनाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, अपने ऊपर प्लस बनाने, क्योंकि ये माइनस है, अगर इस पे प्लस आ गया तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, ये H माइनस को निकाल के इसने पहुंचा दिया यहां। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। यानी कि पहले स्टेप में आपने क्या किया, मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोफाइल बनाने लायक कर दिया। आप न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहे थे, वहां न्यूक्लियोफाइल H माइनस आपके यहां से निकला और निकल के पहुंच गया यहाँ। देखो ये H निकल गई एल्डिहाइड की, मैंने बताया था ना, एक H एल्डिहाइड से निकलती है जो C पे जाती है और बेस से जो आती है वो O पर जाती है। तो बेस वाली OH ये रही, यहाँ OH बेस का ही तो है, NaOH से आया ना। अब इसकी H कहाँ जाएगी देखते हैं। तो जैसे ये H निकल के यहां पहुंची, हाइड्रेट शिफ्टिंग हो गई। ये वाला जो हाइड्रेट शिफ्टिंग वाला स्टेप है ये स्लो स्टेप है और इसी को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये सवाल मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों में पूछा भी जा चुका है। ये H यहां पे आके जुड़ गई और ये O माइनस हो गया, लेकिन ये स्टेबल नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि जहां ये प्रोग्राम चल रहा है वहां दूर खड़ा पोटेशियम देख रहा है। कर लो बेटा, कर लो, कर लो, तुम कर लो एक बार। मतलब हम यहां पागलों की तरह खड़े हैं। हमारी OH को ले गए तुम, नहीं हमारी तो OH को भी ले गए और तुम आराम से जीवन जी रहे हो अपना। कर लो बेटा, कर लो। अभी रुक, मैं आता हूं। मेरे होते हुए ये एसिड कैसे रह सकता है? मैं तो बेस हूं और ये एसिड है और सबको पता है एसिड को बेस पसंद है। और वही हुआ, ये H जो यहां लगी हुई है ये प्रोटॉन बन के निकल गई, यहां गई। ये हो रहा है प्रोटॉन शिफ्टिंग। देखो ये OH की H है, OH मतलब बेस की H आ रही है। देखो ये बेस की H प्रोटॉन बन के चली गई यहां और यहां O पे आएगा माइनस, ये माइनस इस K से जुड़ के बना लेगा HCO, ओके, और ये बनेगा HCHHO।
H, दिस इज प्रोटॉन शिफ्टिंग एंड दिस इज हाइड्राइड शिफ्टिंग। इस पूरी कहानी को हमने शॉर्ट में बताया था कि एक एल्डिहाइड की H दूसरे एल्डिहाइड के C पर H माइनस बन के जाती है और बेस की H एल्डिहाइड के CO पर प्लस बन के जाती है। इस तरह से हाइड्राइड और प्रोटॉन दोनों का शिफ्टिंग होता है। हाइड्राइड का शिफ्टिंग वेरी स्लो होता है, इसलिए उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। और इसी के साथ आपका एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो कंप्लीट हो गया। बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ बताया भी जा सकता था। मैं चाहता तो इस क्लास को 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे तक कंटिन्यू एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन से भर सकता था, लेकिन वो फेथफुल नहीं, वो काम का नहीं है, वो यूजफुल नहीं है, वो बेकार चीज है। जरूरत जो है वही काम करना है। केवल ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, काम का पढ़ने से सिलेक्शन होगा। तो जो जरूरी है वो मैंने सारा बताया, जो मैंने बताया उसे आप पहले करें। अब आप इसके बाद कुछ भी करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम वो कर ले जो मैंने बताया है। जितना मैंने बताया उसको कंप्लीट करें। आप ये मान के चलिए कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल आज की क्लास से मुझे तो लग रहा है बेटा कि आने चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है मैंने एल्डिहाइड कीटोन से वापस। हालांकि इस पेज पे जो रिएक्शंस हैं वो अच्छी रिएक्शंस हैं, कई बार ये पूछी गई हैं, लेकिन इस पेज से मुझे इतना ज्यादा जो है चांस नहीं लग रहे। फिर भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर कोई बन गया मान लीजिए तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसलिए ठीक ठाक है। आप इनको देख लेना एक बार, बहुत अच्छा आपको लगेगा ये क्वेश्चंस देख के। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। आपके सामने कुछ रिएक्शंस हैं। वैसे तो देखो बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कह रहा कि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी भी यहाँ पे दे रखी है, लेकिन इस सेशन के लिए मुझे लगता है कि इनमें से चांस थोड़े से कम है। जो मैं जिनके लिए 99% चांस की बात कर रहा था, यहाँ थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन अच्छा खासा है, बढ़िया क्वेश्चन है, चेक कीजिए। पहला सवाल है CH3CHO एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और एस्टर बन रहा है। तो ये रिएक्शन जो है आपके सामने जो दे रखी है, इस रिएक्शन को एक नाम से आप जानते होंगे, टिशेंको रिएक्शन कहते हैं, इसे टिशेंको रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स आर पॉसिबल बिकॉज कोई सा भी एल्डिहाइड ले सकते हो, हर रिएक्शन के साथ संभव है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन जो है एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड की लेनी है। एल्डिहाइड आप चाहे कोई सा से, मेरा कहने का मतलब है कि मतलब आप चाहे अल्फा H वाला ले लें चाहे विदाउट अल्फा H वाला ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर तरह का एल्डिहाइड यहाँ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन में एस्टर बना देगा। रिएक्शन कुछ इस तरह से चलती है, ये CH3C डबल बॉन्ड OH। देखो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, अपने को थोड़ा सा ही काम चल जाएगा, ऐसा मैं आपको तरीका बताऊंगा। ये बॉन्ड जो है ये आयोनाइज हो जाएगा एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में और ये निकल के इससे यहां जुड़ जाएगा। देखिए ये कुछ इस तरह से जुड़ेगा, ये गई H माइनस बन के, सॉरी क्योंकि CO के C पर तो प्लस ही आएगा, वो तो कभी माइनस बन नहीं सकता, तो ये H माइनस यहां से निकल के और यहां इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगी। अब देखो जब ये H माइनस बन के इस कार्बन पर शिफ्ट होगी तो O पर माइनस बन जाएगा, O का माइनस इस कार्बन के प्लस से जुड़ जाएगा। इस तरह से ये जो है एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएंगे और CH3CO OCH2CH3 बन गया। देखो यहाँ H जुड़ गई ये वाली, तो ये CH2 हो गया और ये पूरा का पूरा कंपाउंड एडिशन करके एक तरीके से जुड़ गए दोनों के दोनों और बन गया न्यू जो है एक एस्टर, एक न्यू कंपाउंड एस्टर बन गया। ये रिएक्शन जो है एक तरीके से मॉडिफाइड कैनिजारो है, मतलब ये रिएक्शन भी कैनिजारो की तरह ही है। इस रिएक्शन में भी एक कंपाउंड का जो है रिडक्शन हुआ है और दूसरे कंपाउंड का जो है ऑक्सीडेशन हुआ है। काम तो यहाँ भी वैसा ही हुआ है जैसा यहाँ अपन ने कैनिजारो में पढ़ा था, वैसे के वैसे आपको यहाँ करना है। एक कंपाउंड को आपको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है और एक को आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, यानी उसके सॉल्ट में। लेकिन यहाँ क्या है कि ये थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, यहाँ आपको वो चीजें मिलेगी नहीं। ये दोनों भी आपस में जुड़ के CH3COOR बना लेंगे, यानी कि ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद एस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वैसे तो इसकी मैकेनिज्म पूरी मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन अभी इनकी जरूरत नहीं है, ना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी हाल फिलहाल आप इससे काम चलाइए। आपको कोई भी एल्डिहाइड मिले, चाहे अल्फा H हो चाहे अल्फा H ना हो, हर तरीके के कंपाउंड की, हर तरीके के एल्डिहाइड की रिएक्शन
एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में आप कराएंगे तो एस्टर बनेगा और ये दोनों के दोनों जुड़ के एक एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। कंपाउंड बिल्कुल वैसे की वैसे वर्क करेगा जैसे आपने कैनिजारो में किया था, रिएक्शन वैसे ही प्रोसीड करेगी जैसे कैनिजारो में की थी, लेकिन कैनिजारो में आपको एज ए प्रोडक्ट एल्कोहल और सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यहाँ आपको ये मिलेंगे नहीं बल्कि ये दोनों के दोनों वापस तुरंत ही जुड़ के एक दूसरे के साथ एस्टरिफिकेशन कर लेंगे, एस्टर बन जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एस्टरिफिकेशन। ये क्वेश्चन होने के बाद अब मैं लेके चलता हूं आपको दूसरे ऑप्शन पे, यानी कि दूसरे सवाल पे, क्योंकि हर एक ऑप्शन को अपन एक क्वेश्चन की तरह देख रहे हैं। रिएक्शन पर गौर फरमाइए। AgNH3 होल ट्वाइज OH दे रखा है। ये रिएजेंट एक तरीके से टोलेन रिएजेंट है। आप सुन लो मेरी बात को, कई बार ये ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के दे देते हैं तो कई बार ये कहते हैं कि भाई AgNO3 का अमोनिकल सॉल्यूशन ले लिया, NH4OH में मिक्स कर दिया, तो कभी इसको Ag2O लिख के भी दे सकते हैं। अभी तीनों कंडीशन का मतलब टोलेन रिएजेंट, और टोलेन रिएजेंट क्या होता है, एक जो है ऐसा कंपाउंड है जो कि मतलब इसका कन्वर्जन एसिड में कर देगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा एल्डिहाइड। ध्यान रखें कोई भी एल्डिहाइड हो ये रिएक्शन कर जाएगी, चाहे वो फॉर्मएल्डिहाइड हो, चाहे एसिटैल्डिहाइड हो, चाहे बेंजएल्डिहाइड हो, इवन फॉर्मिक एसिड भी ये रिएक्शन कर जाएगा इस HCO ग्रुप की वजह से। देखो यहाँ इसकी वजह से फॉर्मिक एसिड में भी ये रिएक्शन हो जाएगी। और रिएक्शन में क्या करना है, इस टोलेन रिएजेंट की ऑक्सीजन का इस्तेमाल इस पे करना है, यानी कि ये तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, C6H5COOH बन गया, ये ऑक्सीजन से जुड़ के एसिड बन गया, और ये दो Ag जो है निकल के इस तरह से PPT की फॉर्म में मिल जाएगी, और एक चमकता हुआ चमकदार चांदी का यानी कि सिल्वर का व्हाइट PPT आपको मिल जाएगा। इस रिएक्शन का इस्तेमाल टेस्टिंग ऑफ एल्डिहाइड्स में भी किया जाता है, बिकॉज ऑफ कीटोन्स does not give this type of reaction। कीटोन्स में इस टाइप की रिएक्शन नहीं हो सकती, वो नहीं देती है रिएक्शन। कीटोन्स में हिंड्रेंस होता है तो इस इतना इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते जितना इजी एल्डिहाइड हो जाते। सो ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के काम में ली जा सकती है, यानी टोलेन रिएजेंट वाली रिएक्शन से आप एल्डिहाइड से कीटोन को जो है सेपरेट कर सकते हो। एल्डिहाइड तो ये रिएक्शन दे देगा और कीटोन नहीं देगा। एल्डिहाइड की और कीटोन की जो है आपके पास टेस्ट ट्यूब, मान लीजिए दो टेस्ट ट्यूब हैं, दोनों में एक में एल्डिहाइड भरा है एक में कीटोन भरा है, आपको ये Ag2O दे दिया जाए यानी कि टोलेन रिएजेंट दे दिया जाए, तो आप इजी वे में उनको एक दूसरे से अलग अलग पहचान सकते हैं। आप टोलेन रिएजेंट डालेंगे तो टोलेन रिएजेंट डालते क्या होगा, जो एल्डिहाइड वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें तो आपको सिल्वर का व्हाइट PPT नजर आने लगेगा और कीटोन वाली में नहीं आएगा नजर। इसका मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो दीज टाइप ऑफ रिएजेंट आर यूजफुल फॉर डिस्टिंग्विशन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसके अलावा ये रिएक्शन जो है इस टाइप की जो रिएक्शन है जिसमें आप एल्डिहाइड की रिड्यूसिंग नेचर को चेक कर रहे हैं। आप देखो रिडक्शन कर दिया एल्डिहाइड ने, इसका खुद ऑक्सीडाइज हो गया और इसका रिडक्शन कर दिया। तो एल्डिहाइड की जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी है ये आप कुछ और कंपाउंड्स में भी देख सकते हैं, जैसे कि एक और कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, दो तरह के फेलिंग सॉल्यूशन होते हैं, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है, एक फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन होता है, और फेलिंग सॉल्यूशन जो बी होता है ये क्या होता है, रोशेल सॉल्ट होता है। रोशेल सॉल्ट के अंदर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है और उसके अंदर थोड़ा सा बेस मिला होता है। इट मींस इसकी टेंडेंसी थोड़ी बेसिक होती है, और बेसिक टेंडेंसी की वजह से क्या होता है, इसमें ये जो बेंजेल्डिहाइड है ना C6H5CHO जो है ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। बाकी तो सारे एल्डिहाइड कर देंगे, ये नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा कि C6H5CHO जो है उस बेस के लिए ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, ये दूसरे रिएक्शन में चला जाएगा, कैनिजारो की पॉसिबिलिटीज जो है हो जाएंगी और रिएक्शन में प्रोडक्शन अच्छा खासा नहीं होगा। तो ध्यान रखें फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेन रिएजेंट दोनों को अलग अलग दिमाग में रखें। टोलेन रिएजेंट तो इन सभी के साथ रिएक्शन करेगा, कीटोन के साथ नहीं करेगा। फेलिंग सॉल्यूशन लेंगे तो फेलिंग सॉल्यूशन इन सबके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ नहीं करेगा, C6H5CHO के साथ। बेंजेल्डिहाइड के साथ ये नहीं कर पाएगा ड्यू टू बेसिक टेंडेंसी और एल्कलाइन नेचर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। इसके अलावा मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन होता है, उसके साथ भी आप रिएक्शन एल्डिहाइड की कराएंगे तो एल्डिहाइड उनके साथ व्हाइट PPT देगा, फिर ब्लैक PPT देगा।
कीटोन ये रिएक्शन नहीं कर सकते। एक होता है शिफ रिएजेंट, पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का एक सॉल्यूशन होता है जिसमें SO2 गैस जब पास करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है और उस कलरलेस सॉल्यूशन को कहा जाता है शिफ रिएजेंट। उस शिफ रिएजेंट में अगर एल्डिहाइड की कुछ ड्रॉप्स अगर मिला दे, 2-3 बूंदे हम मिला दे, तो उसका जो पिंक कलर है वो रिगेन हो जाता है, दोबारा मिल जाता है और इस तरह से दोबारा से पिंक कलर का आ जाना, जो मैंने कहा ना मेजेंटा डाई, मैंने बोला ना पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड जो कंपाउंड है जिसको आपने शिफ रिएजेंट बोला, वो थोड़ा मेजेंटा जामुनी कलर का, हल्का हल्का सा पिंक पिंक सा कलर का होता है। आप जब उसमें SO2 पास करते हैं तो उसका कलर उड़ जाता है और फिर कलर उड़े हुए सॉल्यूशन को अपन शिफ रिएजेंट कहते हैं वास्तविक तौर पे। तो मेजेंटा डाई को शिफ नहीं कहते, कई लोग उसको शिफ रिएजेंट बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका कलर उड़ने के बाद जो कलरलेस कंपाउंड बचता है उसको शिफ रिएजेंट बोला जाता है। और उस शिफ रिएजेंट में, उस कलरलेस कंपाउंड में जब सम ड्रॉप्स ऑफ एल्डिहाइड मिलाते हैं तो उसका वापस से दोबारा से उसका पिंक कलर आ जाता है। तब जाके अब पता लग जाता है कि भाई ये एल्डिहाइड की रिएक्शन हो गई, क्योंकि कीटोन तो ये काम कर नहीं सकता। ये हुई आपका ये वाला क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है कि C6H5CHO से C6H5COH बनेगा और Ag अलग हो जाएगा, ये रिएक्शन सही है। करेक्ट रिएक्शन अपने को ढूंढनी है, ये भी सही है, ये भी सही है। करेक्ट 2 सही हो गई और चेक करते हैं, जो करेक्ट होंगे उनको टिक करते जाएंगे, जो इनकरेक्ट होगी उसको क्रॉस कर देंगे। अगली रिएक्शन देखिए, CH3CHO रेजिन पॉलीमर बनाता है अगर कॉन्सेंट्रेट NaOH आप ले लेंगे तो देखो गौर से सुन लीजिए मेरी बात को। अगर हम वीक बेस लेते हैं ना, तो वीक बेस की प्रेजेंस में तो क्या होता है, एल्डोल बनते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है, क्योंकि वहां रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल की होती है, रिएक्शन होने के बाद रुक जाती है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप बेस स्ट्रॉन्ग ले लेंगे, यानी कि कॉन्सेंट्रेट NaOH ले लेंगे, तो H2O निकलता जाएगा और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते चले जाएंगे और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे जुड़ते जाएंगे और बहुत लंबी लंबी चेन ये बना सकते हैं। पीछे मैंने N लगा दिया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और H2 निकलता जाएगा और एक लंबा सा स्ट्रक्चर रेजिन बन जाएगा, जो कि एक पॉलीमर का एग्जांपल है। इट मींस ये भी आपका सही रिएक्शन है। अगला रिएक्शन दे रखा है जिसमें एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं और मैग्नीशियम अमलगम के साथ एक्वस सॉल्यूशन में आपने रिएक्शन करा रखी है। इस रिएक्शन की खास बात है कि जब ये रिएक्शन होती है तो एक कंपाउंड बनता है डाइहाइड्रिक कंपाउंड। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद एक कंपाउंड बनाएंगे डाइहाइड्रिक। तो पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रहा, मैं फटाफट से बता रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है आप लोगों के पास। अब आप सरफेसली इन चीजों को रिवाइज करें। ये बन गया CH3 जुड़ गया और इस तरह से पहले O पे ऐसे Mg जुड़ जाता है, जो मैग्नीशियम अमलगम लिया था ना आपने, मैग्नीशियम अमलगम का Mg यहां जुड़ जाएगा, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, ये टूट जाएगा, H2O जुड़ जाएगा, HOH, ये हाइड्रोलाइज हो गया और हाइड्रोलाइज होके ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा एक डाइहाइड्रिक कंपाउंड में, जिसे पिनाकोल बोला जाता है। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3-डाइऑल। ये इसका IUPAC नेम हो गया, ये पिनाकोल है। अब देखो बात तो यही खत्म हो गई कि भाई पिनाकोल बन गया, खत्म हो गई, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और जो है आपको एक जो मोड में आपको दिखाता हूं, एक तरीका और दिखाता हूं इसका। जब ये रिएक्शन H+ की प्रेजेंस में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रोटोन आपने इसमें डाल दिया, तो उस कंडीशन में रिएक्शन अपना रूप बदल लेती है, कुछ अलग तरीके से चलना शुरू करती है। यानी कि ये H+ जाके किसी एक OH पे अटैक करता है और OH को प्रोटोनेटेड कर देता है। तो ये हो गया प्रोटोनेशन। फिर इसके बाद इसमें से H2O निकल जाता है, ये हो गया डिहाइड्रेशन। H2O निकलने के बाद ये एक इस तरीके के कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि OH ग्रुप इसको अनस्टेबल करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें मिथाइल शिफ्ट कर देते हैं, मिथाइल की शिफ्टिंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि OH के ऊपर वाले कार्बन पे अगर प्लस आ गया तो आनंद आ जाएगा बेटा, आनंद आ जाएगा, क्योंकि OH एक +M ग्रुप है और +M ग्रुप के साथ रेजोनेंस होगा पॉजिटिव चार्ज का, तो जबरदस्त स्टेबिलिटी आएगी। कहने का मेरा मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव M ग्रुप इसको स्टेबल कर देता है, इसलिए कैटायन इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है बाय मिथाइल शिफ्टिंग। और मिथाइल शिफ्टिंग के बाद
अब ये H जो है, देखो ये O पे H जुड़ा हुआ है ना, ये H, ये इस तरह से आयोनाइज हो जाता है, H प्लस बन के बाहर निकल जाता है और इस C के और O के बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड और स्ट्रक्चर में एक शानदार कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड का नाम होता है पिनाकोलोन। पिनाकोलोन, पिनाकोल से पिनाकोलोन, तो पिनाकोल, ये तो पिनाकोल है और ये पिनाकोलोन है, तो पिनाकोल से पिनाकोलोन तक पहुंचने में आपने कितने स्टेप यूज किए? पहला प्रोटोनेशन, दूसरा डिहाइड्रेशन, तीसरा मिथाइल शिफ्टिंग और चौथा डीप्रोटोनेशन। 4 स्टेप यूज करके आप कहां तक पहुंच गए? पिनाकोल से पिनाकोलोन तक। कभी इसका इस्तेमाल कर ले तो भी ध्यान रखना, गलत मत कर देना मेरा बेटा। हो गया। अब मैं लेके चलता हूं अगली रिएक्शन पे। ये रिएक्शन दे रखी है इसने CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इस रिएक्शन में क्या होगा? अब मैं लेके चलता हूं आपको लास्ट ऑप्शन CH3CO CH3 पर। गौर से देखिए, एसीटोन है ये और ये लिखा है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। मेरे बच्चों, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कुछ देर तक जब एसीटोन को छोड़ दिया जाता है तो इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से मिलकर कंडेंसेशन कर लेते हैं और इस तरीके का एक कंपाउंड बना लेते हैं जिसका नाम होता है मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। आप प्रोपाइन के 3 मॉलिक्यूल लेके भी ऐसे ही पॉलीमराइजेशन कर सकते थे। प्रोपाइन से भी और एसीटोन से भी, दोनों से ही मेसिटाइलिन बन सकती है, जबकि यहां लिखा हुआ है एसिटाइलिन। सो दिस इज रॉन्ग रिएक्शन, क्योंकि मेसिटाइलिन नहीं बनता है, एसिटाइलिन नहीं बनता। मेसिटाइलिन ये है जो कि कंडेंसेशन से बना हुआ है, इसके कंडेंसेशन से। तो ध्यान रखना भाई, गलती से कहीं इसको मेसिटाइलिन मत पढ़ लेना, ये एसिटाइलिन लिखा हुआ है। अगला सवाल है जिसके अंदर आपको दे रखा है कि जो रिएक्शंस नीचे लिखी इनको मैच कीजिए। तो पहली रिएक्शन दे रखी है CH2 डबल बॉन्ड O अमोनिया के साथ। देखो, अमोनिया के साथ जो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं वो रिएक्शन करते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो इस तरह से रिएक्शन होती है। 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के काम आते हैं और CH2 होल 6N4 हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन बनता है। हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। गौर से देखिए, ये डिजाइन कुछ इस तरह से होती है। ये 3 तो N हो गए, देखो CH2 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 और यहां बीच में एक और N लग जाती है, इस तरह से CH2 CH2 लग जाते हैं। देखो, एक CH2 2 CH2 3 CH2, एक CH2 2 CH2 3 CH2, तो 1 2 3 4 5 6 तो CH2 और 4 N। ये कंपाउंड एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसके साइकिल में इंस्टीड ऑफ कार्बन एटम्स हो, कार्बन के अलावा कितने एटम है उनको नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स कहा जाता है। तो बताओ इस साइकिल के अंदर कितने हेट्रो एटम्स है? देखो, ये सब हेट्रो एटम्स है जो साइकिल में मौजूद हैं। जो साइकिल में मौजूद हेट्रो एटम्स होते हैं उनको आपसे कभी पूछा, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि ये कंपाउंड है, समझना, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड देके आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स बताइए, तो ये हेट्रो एटम नहीं है, ये हेट्रो एटम नहीं है, हेट्रो एटम बस ये माना जाएगा। आप कहना नंबर ऑफ हेट्रो एटम इन दिस स्ट्रक्चर सक्सिनिक एनहाइड्राइड इज 1। केवल साइकिल में एक ही ऑक्सीजन है जो हेट्रो है, कार्बन के अलावा है, ये हेट्रो एटम हो गया। चलो इसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन, जिसका इस्तेमाल यूरिनरी ड्रग्स में किया जाता है। इसको एमिनोफॉर्म कहते हैं, एमिनोफॉर्म। इसे यूरोट्रोपिन भी कहते हैं, यूरोट्रोपिन। देखो, ये कंपाउंड यूरिनरी ड्रग्स यानी दवाइयां बनाने के काम में आता है, व्हाइट कलर का होता है। तो आपसे कभी इनके बारे में पूछे तो ध्यान रखना। देखो, ये हो गया आपका मैच इसके साथ। ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, यूरिनरी ड्रग के तौर पे काम में आता है। इसे एमिनोफॉर्म कह सकते हो, यूरोट्रोपिन कह सकते हो। तो इसका नाम और रिएक्शन को दिमाग में रखें। अगले रिएक्शन में ये कह रहा है कि 700 और इससे ज्यादा टेम्परेचर पे अगर मान लीजिए इसको गर्म कर दें तो एसीटोन को गर्म करोगे हाई टेम्परेचर पे तो ये कीटीन बन जाती है,
कीटीन, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, और निकल जाता है CH4। ध्यान रखें, ये आप और भी कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के साथ भी कर सकते थे। जैसे आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये इसके डेरिवेटिव्स है, कोई सा भी डेरिवेटिव उठा लो आप, एस्टर ले लो, अमाइड ले लो, एनहाइड्राइड ले लो, एसाइल हैलाइड ले लो, खुद कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, सबको आप हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो सब में कीटीन ही बनेगा, सबसे कीटीन बनेगा। आप किसी से भी कीटीन बना सकते हो, हाई टेम्परेचर लगभग 700 के ऊपर, 1000, 1200, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक यही काम होगा। अब देखो इसमें H2O निकल जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CO बन जाएगा, इसमें HCl निकल जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CO बन जाएगा, इसमें C2H5OH निकल जाएगा, इसमें अमोनिया निकल जाएगा, इसमें एसिटिक एसिड निकल जाएगा और सब में कीटीन बनेगा। तो पहली रिएक्शन है ये वाली रिएक्शन है कि भाई इससे क्या बनेगा, तो भैया कीटीन बनेगा। ये भी कंप्लीट हो गई, खत्म ये भी। अब आ जाइए अगली पे, बेंज़ेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल आपने लिए हैं, एक ये ले लिया और एक ये लिख दिया मैंने, और KCN की प्रेजेंस में आपसे ये रिएक्शन करवा रहा है। इसकी H को यहां पहुंचा के जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, कोई मैकेनिज्म में नहीं घुसना है अब इतना ज्यादा, अब जरूरत नहीं है। अब सरफेस ऊपर से पढ़िए, जो काम की चीजें उन पे ज्यादा फोकस कीजिए। ये H निकल के इस पे जाएगा, ये OH हो जाएगा और जुड़ जाएंगे C6H5CHOH, देखो CHOH, और ये जोड़ दो आप COC6H5, इसको कहा जाता है बेंजोइन। बेंजोइन, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम, इस रिएक्शन का नाम भी बेंजोइन कंडेंसेशन पड़ गया। इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया, बेंजोइन कंडेंसेशन। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, तो इसकी मैच हो गई इसके साथ। अब लास्ट रिएक्शन आपके सामने, ये सवाल कई बार पूछा भी जा चुका है पहले प्रीवियस एग्जामिनेशंस में, चाहे नीट का हो चाहे जेई का हो। रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि एनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर आपके सामने आती है बेंज़ेल्डिहाइड के साथ और सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, सुन लीजिए, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में ये पूछा जा चुका है। इस रिएक्शन को आप देखो, नाम बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा, परकिन रिएक्शन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, परकिन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो CH3COONA, ये हो गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एथेनोएट भी कह सकते हो। अब रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में पहले तो ये जुड़ेंगे, जैसे आप एल्डोल कंडेंसेशन में करते थे ना, वैसे कर सकते हो आप यहाँ पे, और आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट कर लो, मैकेनिज्म चाहो तो मैकेनिज्म से कर लो। भाई ये बेंजीन की रिंग हो गई, ये CHO है ना, CH डबल बॉन्ड O है ना। अब क्या होगा, CHO, O पे तो जुड़ जाएगा H, ये H निकल के तो यहाँ जुड़ जाएगा, है ना, और पूरे को जोड़ दो यहाँ, CH2COOCOCH3 हो गया। तो देखो कीटो ग्रुप की पोजीशन से देखो अल्फा और बीटा, बीटा पे जाके OH है, H2O निकाल दीजिए, ये यहां तक पहुंच जाएगा, CH डबल बॉन्ड CHCOOCOCH3, ये H और OH निकाल दिया। और यहां मैं डायरेक्ट कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, भाई डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट में क्या है कि सीधा ही H2 निकाल दो, हटाओ जी यहां से, और जोड़ के यहाँ पहुंच जाओ, सीधे यहाँ पहुंच जाओ, हटा दो इस स्टेप को, कोई जरूरत नहीं। फिर इसके बाद इसी पानी से जो H2 निकला, वो H2 इसको क्या करेगा, हाइड्रोलाइज कर देगा, और एक तरफ OH लग जाएगा, एक तरफ H लग जाएगा। अब देखो ये C6H5 ऐसे लिख दिया मैंने, ये CH लिख दिया, ये डबल बॉन्ड, ये CH, और ये जुड़ गया CO पे OH। दिस इज द सिनेमिक एसिड, और ये हो गया इसका मैच, यानी कि हमने दोनों सवाल कर लिए हैं। अब आपको ये सारी रिएक्शन याद करनी, मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत अच्छे रिएक्शन है, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इनके लिए ये नहीं कह रहा कि ये आपको बहुत ज्यादा फोकस करने, आप देखेंगे जरूर इनको, पक्की बात है, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बाकी देखो हर सेशन के लिए अलग अलग क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हो सकता है इनमें से कोई ना आए, हो सकता है इनमें से कोई आ जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगेगा आपको, इनको करिए, समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। ये सारे के सारे 2 क्वेश्चन हैं
हर एक क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस हैं, हर ऑप्शन से एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन, एक एक रिएक्शन जुड़ा हुआ है। आप इनको अच्छे से करें, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बड़ी मुश्किल से शांति से बेचारा अपने आप को रीअरेंज करके यहां तक पहुंचा और भैया फिर KOH पहुंच गया। अरे अब क्या चाहिए तुझे, MIC बोला अब क्या चाहिए, सब कुछ तो लूट लिया तूने पहले ही, अभी तो मुझे और चाहिए। अब क्या लेने आया है, अब तेरा CEO लेके जाऊंगा, अब मैं तेरा CEO लेके जाऊंगा, K2 CO3 बनाऊंगा, अब मैं तेरा CEO लेके जाऊंगा, K2 CO3 बनाऊंगा और तुझे अमाइन बना के छोड़ जाऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आई होप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप, अच्छी तैयारी चल रही होगी। एक क्वेश्चन और आपके लिए लेके आया हूं मैं यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया है, जिस क्वेश्चन में मैंने कुछ रिएक्शंस दे रखी है और उनमें प्रोडक्ट पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपको एक रिएक्शन दे दी जाती है और उस रिएक्शन में बने प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, और 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को आपको टिक करना होता है। ऐसा काफी समय से JEE और मेडिकल दोनों टाइप के एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, इसलिए कोई नई चीज नहीं बता रहा मैं। ये क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने हैं। पैटर्न तो आप भी जानते हैं, आप जहां भी पढ़ते हैं वहां भी आपने खूब एग्जाम टेस्ट दिए होंगे, क्लास टेस्ट किए होंगे। जिन्होंने भी आपको पढ़ा उन्होंने भी आपको कई तरीके के क्वेश्चंस बताएंगे। बात वो नहीं है, बात ये है कि कौन सा अब इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी जो है ऐसे कंपाउंड के कॉन्टेक्ट में आता है, इसमें 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड हो, तो वहां रिएक्शन में पहले एडिशन और फिर हाइड्रोलाइसिस वाला प्रोसेस हमें यूज करना पड़ता है। यहां भी यही होगा, RMGX को पहले इस पे जोड़ना है, फिर कंपाउंड को तोड़ेंगे बाय H2O। तो देखो जोड़ रहे हैं मेरे बच्चा, यहाँ O पे लगेगा MgX, C पे लगेगा R और ये डबल बॉन्ड O। हाइड्रोलाइज कर दीजिए एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलाइज करोगे तो MgX तो चला जाएगा OH के साथ, और ये वाला H जो है वो O पे जुड़ जाएगा और आपको मिलेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में बाहर हो गया MgXOH। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन में सारे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, फॉर्मिक एसिड नहीं बन सकता। और इसका रीजन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R की जगह H नहीं हो सकता, R नॉट इक्वल टू H इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और अगर ये R H नहीं होगा तो फिर यहां R की जगह H नहीं आएगा, यहां R की जगह H नहीं आएगा, और यहां R की जगह H नहीं आएगा, तो फॉर्मिक एसिड तो तुम कभी बना ही नहीं पाओगे मेरे बच्चे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इससे पहले 2 वीडियोस में मैं बता चुका हूं, यहां फिर बता दी मैंने। अगला सवाल, आपका सवाल का जवाब हुआ कि साहब प्रोडक्ट यहां बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे रिएक्शन में जो गलती बच्चे करते हैं, सुन लो आप, CH3COOH दे देता है, NH3 दे देता है, और गर्म करा के यानी कि रिएक्शन करा के पूछता है कि प्रोडक्ट बताओ, और मैक्सिमम बालक इसको CH3CONH2 और H2O करके आता है। बेटा ऐसे ही नहीं लिख रहा मैं ये क्वेश्चन, है मुझे पता है ना कि किस में क्या गलती करते हैं। मैक्सिमम बालक इसको ये करके आते हैं, सुन लो अब आप, और ये गलत, ऐसे नहीं करना, ये करना ही नहीं है। अमोनिया के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब होती है तो आप डायरेक्ट एमाइड बना ही नहीं सकते, ये नहीं बनेगा। आपको पहले अमोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। दिस इज द अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम एसीटेट। ये एक स्टेबल कंपाउंड है, कोई अनस्टेबल नहीं है जो आप H2 निकाल के सीधा एसीटेमाइड बना के और निकल के आ जाते हो कि लो साफ कर दिया, सवाल हो गया, आंसर आ गया। पहले आपको अमोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा मेरा बच्चा।
अमोनियम सॉल्ट बनाने के बाद जब आपको ये रिएक्शन आगे हीट करने के लिए कह रहा है, ये P2O5 की प्रेजेंस दे रखी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे रखा है, एनहाइड्रस कोई कंपाउंड दे रखा है, तब आप इसका आगे H2O निकाल के और CH3CO NH2 में कन्वर्जन करें, उससे पहले नहीं। और सुन लो, अगर ये कंटिन्यूअसली आप डिहाइड्रोलाइसिस का करते जा रहे हैं, मतलब डिहाइड्रेशन अगर आप इसका कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो आप इस रिएक्शन को साइनाइड तक भी ले जा सकते हैं। गौर से देखिए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले अमोनियम सॉल्ट बना, फिर अमाइड बना, और लास्ट में फाइनली आपको CH3CN भी मिल गए। का समझे? एक और इसी से एक रिएक्शन और मेरे दिमाग में आती है, मैं उसको भी यहां करता हूं। एक रिएक्शन आती है कि भाई एसीटेमाइड है, एसीटेमाइड की रिएक्शन PCl5 से कराइए। हम कराते हैं PCl5 का लॉजिक और रूल हमें पता है कि जब भी PCl5 रिएक्शन करता है तो POCl3 जरूर निकलता है, तो हम भी PCl3 निकाल रहे हैं। तो ये POCl3 निकालने के बाद आपको मिलेगा CH3CCl NH2 और ये POCl3 बाहर देखो, ये मिलेगा, एक O हटने के बाद 2 Cl लग जाएगी। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है, इसी कंपाउंड में एक ही कार्बन पर दो रिएक्टिव चीजें हैं, Cl भी है, NH2 भी है, इसलिए रिएक्शन आगे प्रोसीड करके HCl निकालती है और फाइनली कन्वर्ट होती है इसमें। आप देखो, अगर देखा जाए तो CH3CO NH2 से CH3CN तक पहुंचने में इस पूरी रिएक्शन में आपने क्या किया? डिहाइड्रेशन ही तो किया है। तो ध्यान रखें, एसीटामाइड की जब रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो PCl5 वहां एसीटामाइड का डिहाइड्रेशन कर देता है और एक साइनाइड बना देता है। ये भी एक अच्छा रिएक्शन है। मैं आगे चलता हूं लेके आपको अगले रिएक्शन की ओर। ये काम हो गया, ये काम हो गया। यहां आपका प्रोडक्ट आएगा अमोनियम एसीटेट CH3COONH4। नेक्स्ट है रेड P प्लस HI। कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड HI की साथ रिएक्शन कर रहा हो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो दिमाग नहीं लगाने का, सारी ऑक्सीजन हटाने का, कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बनाने का, I का I2 में कन्वर्जन कर देने का। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैंने जो कहा वो सुन लिया आपने? इस रिएक्शन में आपको क्या करना है? इस रिएक्शन में आपको O को हटाना है, H2O बनाना है, H2O के साथ I2 भी बनाना और इसे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देना। जो भी हाइड्रोकार्बन बने वो बना देना, एल्केन बने, कोई भी हाइड्रोकार्बन बने, साइक्लोएल्केन बने, चाहे एरोमेटिक बने। रिएक्शन में ध्यान रखें, अल्कोहल हो, चाहे ईथर हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे कोई और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, अरे कितने बताऊं, सारे रिएक्शन में यही करना है, दिमाग नहीं लगाना। रेड P और HI की प्रेजेंस में ऑक्सीजन हट जाएगी और कंपाउंड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। सारे के सारे कंपाउंड रेड P HI की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर एल्केन बना देंगे। यहां भी ये करना है, सारी O हटा दो, सारी O हटा कर इसको जितने कार्बन का ये था उतने कार्बन का हाइड्रोकार्बन बना दो, प्रोपेन बन गई भैया। हेलवोलार्ड जेलिंस्की बाबूजी, बहुत ही शानदार रिएक्शन है, शॉर्ट में इसे HVZ भी बोला जाता है। इन दिस रिएक्शन अल्फा H शुड बी प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, सो फॉर्मिक एसिड कांट बी रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। यहाँ रिएक्शन में आपको देखो, पूरी मैकेनिज्म के बारे में नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, आप बस काम की बात सुनो। H हटाना अल्फा पोजीशन से और इस तरह से कंपाउंड बना देना, इस तरह से ये बन गया। अगर एक्सेस में दे रखी हो Cl2 खूब सारी, तो आप एक एक करके सारी की सारी H हटा के यहां तक पहुंच जाना। और दूसरी खास बात और सुन लो, इस रिएक्शन में यह भी ध्यान रखना कि यहां
इस टाइप का कंपाउंड भी आपको बनाना पड़ेगा। यानी कि यहां से आप जैसे यहां Cl लगाई थी आपने, वैसे आप यहां भी Cl लगाएंगे, क्योंकि P और Cl2 जो होते हैं वो मिलके PCl3 भी बनाते, और PCl3 क्या करता है, OH को हटा के भी Cl लगा देता है। तो देखो मेजोरिटी में तो यही बनाना, लेकिन एक्सेस अगर दे रखा हो तो मेजर तो यही बनेगा जो मैंने बनाया है, लेकिन साथ में ये इस टाइप के कंपाउंड भी आप बना सकते हैं, ये भी पॉसिबल कंपाउंड्स हैं। ये हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन हो गई। अब मैं लेके चलता हूं आगे। अब मैं आपको काम की बात बता दूं क्या? कोई भी एसिड डेरिवेटिव आपको दिख जाए और कोई ऐसा कंपाउंड जो एक्टिव H वाला है, एक्टिव H कंपाउंड आपको दिख जाए, तो आप क्या करना, इस H को इसके साथ Z के साथ निकाल देना और यहां CO पर ये जोड़ देना जो भी यहां है। मेरा कहने का मतलब, चाहे ये रिएक्शन HOH से करा रहे हो, चाहे ये रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हो, चाहे ये रिएक्शन प्राइमरी अमाइन से करा रहे हो, सेकेंडरी अमाइन से करा रहे हो, चाहे आप फिनॉल से रिएक्शन करा रहे हो, चाहे आप पिक्रिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हो, अरे चाहे आप हाइड्रोजीन से रिएक्शन करा रहे हो, चाहे आप हाइड्रोक्साइल अमाइन से रिएक्शन करा रहे हो, चाहे फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करा रहे हो, चाहे आप 1 एल्काइन से रिएक्शन करा रहे हो, जहां भी FON से कोई भी H डायरेक्ट जुड़ी मिल जाए, समझ जाना ये H एक्टिव H कहलाती है। और एक्टिव H वाला कंपाउंड जब भी किसी ऐसी डेरिवेटिव के साथ मिल जाए, आप सब में यही करेंगे। अब देखो 4 एसिड डेरिवेटिव हैं और ऐसे जाने कितने ही सैकड़ों कंपाउंड हैं, इन सबको मिलाएं तो 100, 200, 300 रिएक्शन तो एक ही रूल से कंप्लीट हो गई, एक ही लॉजिक से 100, 150 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आप इस टाइप के एक्टिव एच कंपाउंड अगर गिनने बैठोगे तो आपके सिलेबस में कम से कम 100, 150 कंपाउंड मिल जाएंगे। और आप मतलब जैसे अल्कोहल उठा लिए, अल्कोहल में आपको आइसोब्यूटाइल अल्कोहल दे दिया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दे दिया, कभी टर्शियरी ब्यूटाइल दे दिया, कोई सा भी अल्कोहल दे दे, फिनोल में कोई भी फिनोलिक कंपाउंड दे दे, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे, कोई भी एक्टिव एच कंपाउंड दे दे, एल्काइन में कोई भी 1 एल्काइन दे दे, कुछ भी दे दे, आपको यही करना है, इसकी एच और इसकी जेड को पकड़ के बाहर निकाल दो और बाकी को जोड़ दो। यहां भी यही कर दो, क्यों घबरा रहे हो? अरे यहां भी यही कर दो, ये CH3, ये CO और ये Cl को हटा के और H के साथ तो बाहर भेज दो उसको घूमने, और यहां पूरा का पूरा जोड़ दो NHCO NH। ये लो जी भैया, ये आपका रिएक्शन कंपाउंड हो गया। लो, इसका भी हो गया काम। अगला उठाइए, ये है एस्टर। देखिए CH3COO-C2H5 को एसिटिक एस्टर कहते हैं। और काम की बात सुनिए, एसिटिक एस्टर या इथाइल एसीटेट को जब सोडियम इथॉक्सी, ये देखो इथॉक्सी, सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो भैया ओ भैया यहां कंडेंसेशन हो जाता है। इस कंडीशन में सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में कंडेंसेशन हो जाता है। इसे क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन कहते हैं। क्लेजन, क्लेजन आदमी का नाम है। जोड़ दो दोनों को बस। कंडेंसेशन जानते हो, कुछ निकल के जब जुड़ेंगे, कोई ना कोई चीज एलिमिनेशन के बाद जब जुड़ती है दो चीजें, तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। और इस तरह से आपको एक कंपाउंड मिलेगा। आप देखो, इसे आप अगर याद ही आ रहा हो तो इसे आपने एसिटो एसिटिक एस्टर या इथाइल एसिटो एसिटेट कहा था किसी जमाने में। आप इसे एसिटो एसिटिक एस्टर या इथाइल एसिटो एसिटेट कह सकते हो। और इसके अंदर टोटो टोटो होती है, और टोटो मैरिज में से आप इसका इनॉल फॉर्म भी बना के बता सकते हो। ये भी इस रिएक्शन में बनेगा, यानी कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म दोनों बनेंगे। इसमें थोड़ा ध्यान रखें, गड़बड़ मत कर देना। ये सवाल यूं ही नहीं उठाए हैं मैंने, सबके पीछे लॉजिक है, सब में कुछ ना कुछ है। और मुझे पता है कि ये गलतियां करते हैं बच्चे, इसलिए ये सवाल उठाए। आप बहुत अच्छे से देखो इनको, कहीं आ गया फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। अगला सवाल, कीटीन, सबसे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये हो गया रिएक्शन। देखो
ये डबल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच में, इस पे एडिशन होगा, क्योंकि CO के ऊपर तो प्लस बनेगा, यहां तो प्लस आएगा, तभी तो ये रेजोनेंस स्टेबल होगा भैया। इसका मतलब इस पे तो जोड़ना है माइनस वाला हिस्सा और इस पे जोड़ना है प्लस वाला हिस्सा और बना देना है कंपाउंड। यहां बनेगा CH3COOH, यहां बनेगा CH3COCl, यहां बनेगा CH3COOR, यहां बनेगा CH3CONH2, यहां बनेगा CH3COOCOCH3। पहली रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरी रिएक्शन में एसिटाइल क्लोराइड, तीसरी रिएक्शन में एस्टर, चौथी रिएक्शन में अमाइड, पांचवी में एनहाइड्राइड। सारे कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव सब बनते हैं इस रिएक्शन में। अच्छी रिएक्शन है। और कह रहे हैं कि अभी रुको रुको भैया, देखो जरा, OBr माइनस की प्रेजेंस ले लें तो अब क्या होगा, उसको बी प्रोडक्ट भी चाहिए। आप भूल रहे हैं OBr माइनस का मतलब KOH प्लस Br2 होता है, या बेस प्लस हेलोजन Br2 होता है। ये रिएक्शन होफमान हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन कहलाती है। और इस रिएक्शन में बेटा एक कार्बन कम हो जाता है ये वाला, और अमाइन बन जाती है। जो कार्बन कम हुआ वो कार्बोनेट फार्बोनेट बन के अलग हो जाता है। आखिर हुआ क्या है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखिए, बहुत काम की है बेटा, बहुत काम की मैकेनिज्म है। काम की मतलब पूछी जाती है किसी भी तरीके से। सुनिए, सबसे पहले CH3CONH2 पर जब KOH और Br2 अटैक करने आए, देखो आप चाहो तो इनकी रिएक्शन पहले ही करा लो, ये दोनों रिएक्शन करके KOBr बनाए, यहां से आया था ये OBr माइनस, ये KOBr। अब ये क्या करता है, इसमें से H खींचता है, H दे तू और Br दे तू। क्यों? क्योंकि मैं हूं बेस और मुझे चाहिए एसिड, कुछ भी हो जाए चाहे। ठीक है भैया, दे देंगे। यही हुआ फाइनली। इसने तो H दी, इसने Br दिया और बाबूजी लेके चले गए। K ने Br के साथ KBr बना लिया, H के साथ H2O बना लिया, और इसके ऊपर जो वैकेंसी आई उस पे बचा हुआ Br जुड़ गया। भाई वो भी तो अपनी इज्जत बचाएंगे, वो भी तो अपने आप को स्टेबल करेंगे, क्या नहीं? वो क्या ऐसे ही घूमता रहेंगे? हैं, KOH तो लेके भग गए इनके HBr, तो वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगे, तो जुड़ गए दोनों के दोनों। लेकिन साहब KOH ठहरा बदमाश आदमी, फिर पहुंच गया। ला एसिड दे, ला एसिड दे। KOH बोला एसिड दे, कहां से दूं? दे HBr, ये दे। ये KOH फिर से एसिड लेके भग गया। ओ माय गॉड, जैसे ही ये HBr को लेके भगा, हालत खराब हो गई बेचारे की। एसिटाइल नाइट्रीन बन गया, हाल बेहाल हो गया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। बर्बाद होने के कारण अपने आप को स्टेबल करने के लिए बेचारे ने रीअरेंजमेंट कर डाला। अब भैया कुछ तो करेगा, मरता क्या नहीं करता, मरने वाला आदमी कुछ तो करेगा। बेचारे की सारी चीजें ले गया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर दिया, अनस्टेबल कर दिया। अब बाबू क्या करेगा, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा और इस टाइप के कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेगा। इस कंपाउंड को कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी इसी गैस की वजह से हुई थी, जहरीली टॉक्सिक गैस। अब इसके बाद बड़ी मुश्किल से शांति से बेचारा अपने आप को रीअरेंज करके यहां तक पहुंचा, और भैया फिर KOH पहुंच गया। अरे अब क्या चाहिए तुझे? MIC बोला अब क्या चाहिए? सब कुछ तो लूट लिया तूने पहले ही, अभी तो मुझे और चाहिए। अब क्या लेने आया है? अब तेरा CO लेके जाऊंगा, अब मैं तेरा CO लेके जाऊंगा।
K2CO3 बनाऊंगा, अब मैं तेरा CO लेके जाऊंगा, K2CO3 बनाऊंगा और तुझे अमाइन बना के छोड़ जाऊंगा। और भैया ऐसा ही हुआ, 1 डिग्री अमाइन बन गई, यानी कि एक कार्बन कम की बन गई। लिया 2 का था, मिली 1 की। जो कार्बन कम हुआ वो कार्बोनेट के फॉर्म में बाहर निकल गया। इट मीन्स यहां जो प्रोडक्ट ए है वो तो है CH3CONH2 और जो बी है वो है CH3NH2। और इसी के साथ ये सभा समाप्त होती है। अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मैं नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे, भगवान के लिए तुझे कैसे छोड़ दूं? रिएक्शन करके मानूंगा, आया हूं तो करके मानूंगा, प्रोडक्ट बना के मानूंगा। और रिएक्शन हुई तो पता लगा, जब यहां सोडियम फिनॉक्साइड बना तो H2CO3 निकला और फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से कम होती है। I mean, ये रिएक्शन अब नहीं हो पाएगी। फिनॉल बोली मैंने कही थी ना तेरे से पहले, मैंने कही थी देख मत कर मुझसे रिएक्शन, मैंने बोला था मत कर मुझसे रिएक्शन, मानना नहीं। ये ले देख क्या निकला, H2CO3, ये मुझसे ज्यादा एसिडिक है, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया पढ़ रहे होंगे सारे बच्चे। सभी बच्चों की तैयारी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रही होगी, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है अब एग्जाम में। बहुत जल्दी ही नीट का एग्जाम आपके सामने आने वाला है और बहुत जल्दी आपको आपकी मंजिल मिलने वाली है। डोंट वरी मेरे बच्चों, सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा, चिंता ना करें। बस हिम्मत रखें, जुनून रखें और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने माता पिता और अपने टीचर्स का आशीर्वाद लेके पढ़ते रहें। और आप देखिए, आपको बहुत अच्छी शानदार सफलता मिलने वाली है। लेके चलता हूं मैं आपको अगले सवाल पर। आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया उसमें आपको मैं एल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर के बारे में बताऊंगा। एल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों की एसिडिक नेचर से क्वेश्चंस बनता है, खूब बनता है, कई बार पूछा भी गया है और इस बार भी आने के बहुत चांस हैं। क्वेश्चन का सीधा सा तरीका है कि कुछ कंपाउंड के साथ तो एल्कोहल रिएक्शन कर लेता है और कुछ के साथ एसिडिक नेचर शो नहीं करता है, कुछ के साथ फिनॉल रिएक्शन कर लेता है और कुछ के साथ एसिडिक नेचर शो नहीं करता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ आराम से एसिडिक नेचर शो कर लेता है और सॉल्ट बना लेता है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाते हैं नीट वाले कुछ इस तरह से। आपसे कहा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट यूजफुल फॉर डिस्टिंग्विशन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से आपसे पूछा जाएगा कि अल्कोहल को फिनॉल से या फिनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड से या अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से, इन चारों में से कौन सा रिएजेंट डिस्टिंग्विश करता है। मतलब कौन ऐसा रिएजेंट इन 4 ऑप्शंस में से जो केवल एक से रिएक्शन कर पाता है, जैसे केवल अल्कोहल से कर रहा हो या केवल फिनॉल से कर रहा हो या केवल कार्बोक्सिलिक एसिड से कर रहा हो। अगर कोई रिएजेंट केवल फिनॉल से रिएक्शन कर रहा है और अल्कोहल से नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हम उस रिएजेंट का इस्तेमाल अल्कोहल और फिनॉल के डिस्टिंग्विशन में कर सकते हैं। अगर कोई रिएजेंट फिनॉल से रिएक्शन कर रहा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर रहा हो, लेकिन अल्कोहल से नहीं कर रहा हो, तो हम अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कोई ऐसा कंपाउंड जिससे फिनॉल रिएक्शन नहीं कर रहा हो लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन कर रहा हो, तो हम उस कंपाउंड से, उस रिएजेंट से फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं सबसे पहले अल्कोहल के बारे में बताता हूं। अल्कोहल बेटा वैसे तो जनरली अगर हम यूजुअली देखें तो अल्कोहल एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। इसकी पीएच यानी कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये वाटर से भी पीछे रहता है। बट मिथाइल अल्कोहल इज एन एक्सेप्शन। आई एम से दैट कि मैं ये कहना चाह रहा हूं एक्चुअली कि अल्कोहल और वाटर की अगर कंपैरिजन करें तो अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर, but methyl alcohol is an exceptional case. Methyl alcohol is more acidic than water due to their Ka. Ka मतलब acid dissociation constant. Acid dissociation constant यानी practical value, experimental value को जब चेक किया गया
तो मिथाइल अल्कोहल का Ka ज्यादा निकला। इस वजह से मिथाइल अल्कोहल को छोड़ के बाकी सारे अल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो उनकी एसिडिक टेंडेंसी जो होती है वाटर से कम होती है। अल्कोहल के साथ हमने रिएक्शन कराई, अब अल्कोहल को अब जैसे सोडियम से रिएक्शन करा रहा हूं मैं, देखते हैं होती है कि नहीं होती। अरे कोई भी कंपाउंड को किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं कराया जा सकता। आपको कोई कंपाउंड एसिड दिख जाए, कोई बेस दिख जाए, तो ये मत समझना कि एसिड और बेस दिख गए तो ये रिएक्शन हो जाएगी। जैसे कि मान लो आरओएच, आरओएच एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अब मैंने आरओएच के पास सोडियम को भेजा, सोडियम को भेजा आरओएच के पास कि भैया रिएक्शन करनी है, सॉल्ट बनाना है। आरओएच से बोला Na कि मुझे रिएक्शन करनी है और तेरे साथ सॉल्ट बनाना है, तेरी हाइड्रोजन को रिमूव करना है, रिलीज करना है। अल्कोहल ने मना कर दिया, भैया मैं ना करूं, मैं नहीं कर सकता रिएक्शन, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो न्यूट्रल हूं। और वैसे भी आप जानते हो बेटा सोडियम इज एन एल्कलाइन मेटल, और एल्कलाइन मेटल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे आरओएच की तो इसको करनी ही पड़ेगी। वैसे तो अल्कोहल एक न्यूट्रल कंपाउंड माना जाता है, अल्कोहल की टेंडेंसी एसिडिक नहीं होती, बहुत कम एसिडिक बिहेवियर यानी कि न्यूट्रल बिहेवियर शो करता है। लेकिन सोडियम की दादागिरी के आगे पीछे पड़ गया ये सोडियम और बोला इससे कि तेरे से रिएक्शन करके रहूंगा मैं, और रिएक्शन कर डाली और H2 रिलीज कर दी मेरे बच्चों। यानी कि ऐसे तो अल्कोहल किसी के साथ एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, लेकिन सोडियम के साथ इसने H2 रिलीज कर दी, यानी कि हाइड्रोजन दे दी, हाइड्रोजन दे दी मतलब एसिडिक बिहेवियर दिखा दिया, 100% दिखा दिया। और इसका रीजन था सोडियम की हायर अल्कलाइन नेचर, इस वजह से ये रिएक्शन हो गई। अब बात ये आती है कि आरओएच की जब मैंने NaNH2 से रिएक्शन कराई तो भी RONA बन गया, अमोनिया निकल गई। लेकिन जब ROH की मैंने NaOH से रिएक्शन कराई तो RONA और H2O नहीं बना। आखिर ये चक्कर क्या पड़ रहा है, ये क्या प्रॉब्लम हो गई? ऊपर तो Na के साथ बड़े प्यार से रिएक्शन हो गई, NaNH2 के साथ हो गई, ये NaOH के साथ रिएक्शन करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको? अब सुनिए कॉन्सेप्ट। ऊपर रीजन अलग था, रीजन क्या था? जब भी कोई एसिडिक नेचर शो करने वाला कंपाउंड यानी कि एसिड किसी के साथ रिएक्शन करता है, किसी बेसिक कंपाउंड मेटल या बेस के साथ, तो रिएक्शन करने के बाद निकले हुए कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से यानी कि रिएक्टेंट एसिड से कम होनी चाहिए। यानी कि कोई भी एसिड अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड को रिलीज नहीं करा सकता। काइंड योर इंफॉर्मेशन, ROH और अगर H2 की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ROH इज मोर एसिडिक देन H2। यहां अगर इनकी बात करें तो ROH इज मोर एसिडिक देन NH3। लेकिन जब यहां बात हुई ROH और H2O की तो ROH इज लेस एसिडिक देन H2O। और अल्कोहल की औकात नहीं है अल्कोहल की कि अल्कोहल अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग को रिलीज करवा दे। आ रही है का समझ में? अल्कोहल की सोडियम से रिएक्शन हुई लेकिन अल्कोहल की NaOH से नहीं हो पाई। अब मैंने अल्कोहल की रिएक्शन Na2CO3 से कराई। जब अल्कोहल की Na2CO3 से कराई तो दिखने में तो लग रहा है कि RONA बन जाएगा, H2CO3 निकल जाएगा, लेकिन बात सुन लीजिए बेटा, ऐसा होता नहीं है। बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस की कोई खास बात नहीं। जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो भी ऐसा ही लग रहा है कि रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन भैया होती नहीं है। और अगली रिएक्शन कराई तो भैया हो गई, ये वाली हो गई। ये चक्कर क्या है समझ नहीं आ रहा, ये क्यों तो ये रिएक्शन हो गई और क्यों ये रिएक्शन नहीं हो पा रही। देखो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये तीनों नहीं हुई। इसका रीजन साफ साफ है, इसका रीजन साफ साफ है कि अल्कोहल जब जब निकलने वाले कंपाउंड के साथ कम एसिडिक होगा तब तब वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ROH और H2CO3 में भी ROH कम एसिडिक H2CO3 से, और ROH की औकात नहीं कि वो H2CO3 यानी मोर एसिडिक कंपाउंड को इस रिएक्शन से बाहर निकाल सके। इसका मतलब
जब ROH की Na से रिएक्शन कराई तब तो हो गई, ROH की NaNH2 से कराई तो हो गई, लेकिन ROH की रिएक्शन ना तो NaOH से हुई, ना Na2CO3 से, ना NaHCO3 से, बल्कि RMGX से हो गई। कुल मिला के सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि भी किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी बेस से कराते हैं तो वही रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है जिसमें एसिड जो रिएक्शन कर रहा है वो एसिड निकलने वाले कंपाउंड से ज्यादा एसिडिक हो। अगर निकलने वाला को प्रोडक्ट कम एसिडिक रहा तो समझ लीजिए रिएक्शन हो जाएगी, और निकलने वाला को प्रोडक्ट ज्यादा एसिडिक रहा तो समझ जाइए कि वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। यहां गौर से देखिए, H2CO3 मोर एसिडिक देन ROH, H2H मोर एसिडिक देन ROH, इसी वजह से ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं हुई, लेकिन ऊपर वाली रिएक्शंस पॉसिबल होगी। बहुत ही शानदार सवाल। अब मैं बात करूंगा फिनॉल की। देखते हैं इन्हीं रिएजेंट में से फिनॉल किन किन के साथ रिएक्शन करता है। आइए अब की बार फिनॉल उठाते हैं। रिएजेंट यही रखेंगे, फिनॉल बदल दिया जा रहा है, यानी कि सबस्ट्रेट बदल रहे हैं, कंपाउंड वही चीजें ले रहे हैं वापस रिएक्शन में। अब की बार फिर फिनॉल, ये फिनॉल, ये फिनॉल, ये फिनॉल, सारी की सारी रिएक्शन अब की बार फिनॉल से कराई जा रही है। देखते हैं कौन सी रिएक्शन होती है और कौन सी नहीं। पहली रिएक्शन, फिनॉल देखो वैसे भी एसिडिक नेचर का होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक तो ये भी नहीं होता, लेकिन एसिडिक होता है, वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, इसीलिए इसको कार्बोलिक एसिड, CARBOLIC, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। फिनॉल का एक और नाम है कार्बोलिक एसिड। फिनॉल की रिएक्शन मैंने इन सभी के साथ करा के देखी। काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जब मैंने सोडियम के पास फिनॉल को भेजा या सोडियम को फिनॉल के पास भेजा तो सोडियम बोला मैं तो रिएक्शन करूंगा, मैं तो रिएक्शन करूंगा, मेरी आदत है रिएक्शन करने की, मैं तो रिएक्शन करूंगा बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मेटल। फिनॉल ने बोला कि भाई रिएक्शन तो कर ले, देख तो ले रिएक्शन के बाद बन क्या रहा है। तो पता लगा रिएक्शन के बाद H2 निकल रही थी, इसका मतलब फिनॉल और H2 में से फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, सो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, ये हो जाएगी। फिनॉल के पास NaHCO3 को भेजा, NaNH2 को भेजा, NaNH2 ने भी ऐसे ही बनाया और अमोनिया बाहर निकाल दी। रिएक्शन ये भी पॉसिबल हो गई क्योंकि फिनॉल अमोनिया से भी ज्यादा एसिडिक है। फिनॉल को मैंने NaOH के साथ भेजा तो फिर रिएक्शन हो गई, H2O निकल गया। ये भी पॉसिबल है क्योंकि फिनॉल H2O से भी ज्यादा एसिडिक है मेरा बच्चा। और जब मैंने फिनॉल के पास NO2CO3 को मना भेजा तो भैया मना करती फिनॉल, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे, भगवान के लिए तुझे कैसे छोड़ दूं, रिएक्शन करके मानूंगा, आया हूं तो करके मानूंगा, प्रोडक्ट बना के मानूंगा। और रिएक्शन हुई तो पता लगा जब यहां सोडियम फिनॉक्साइड बना तो H2CO3 निकला और फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से कम होती है। आई मीन ये रिएक्शन अब नहीं हो पाएगी। फिनॉल बोली मैंने कही थी ना तेरे से पहले, मैंने कही थी देख मत कर मुझसे रिएक्शन, मैंने बोला था मत कर मुझसे रिएक्शन, मानना नहीं, ये ले देख क्या निकला H2CO3, ये मुझसे ज्यादा एसिडिक है, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाए। अरे तो रुक जा, क्यों चिल्ला रही है, मान गए भाई, नहीं होगी ठीक है, चिल्ला क्यों रही है। फिनॉल की NaHCO3 से रिएक्शन कराई, ये भी नहीं हो पाई, लो जी भैया ये भी नहीं होगी। फिनॉल की RMGX से रिएक्शन कराई, RMGX से हो गई क्योंकि RMGX के साथ R-H बना और MgXOC6H5 बना। और फिनॉल और एल्केन की एसिडिक स्ट्रेंथ अगर देखें तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्केन। ओ माय गॉड,
ये चल क्या रहा है? अभी थोड़ी देर पहले NaOH के साथ अल्कोहल रिएक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन फिनॉल कर रहा है. इट मीन्स NaOH is the very very important reagent which is useful for distinguishing between alcohol and phenol. आप इसका इस्तेमाल अल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने में, सेपरेट करने में कर सकते हैं. लेकिन ये दोनों रिएजेंट ना अल्कोहल से रिएक्ट कर रहे थे और ना ही ये दोनों के दोनों फिनॉल से रिएक्शन कर रहे हैं. तो क्या आप Na2CO3 और NaHCO3 का इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्टिंग्विशन में, वो भी अल्कोहल और फिनॉल में? नो, कदापि नहीं, नेवर, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. NaOH का यूज कर सकते हैं. एनी डाउट? अब मैं लेके चल रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड के पास. देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है. ये लो भैया, निकलो भाई निकलो, तुम दोनों निकलो, निकलो भैया निकलो. अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके आ रहे हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, जबरदस्त एसिड होता है ये. कार्बनिक कंपाउंड्स का अच्छा खासा एसिड माना जाता है. हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके आए. कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया. अब ऊंची करके कॉलर चढ़ा के पहुंच गया. अभी बताता है, अभी बताता है, अभी रिएक्शन करता है सबके साथ. और जब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया मेरे बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ने इसके साथ रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट बना डाला, H2 रिलीज करवा दिया. कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन H2. एसिड बोला, कार्बोक्सिलिक एसिड बोला. सोडियम से करेगा, सोडामाइड से करेगा, कार्बोनेट से करेगा, हाइड्रोक्साइड से करेगा, सबसे रिएक्शन करेगा तेरा कार्बोक्सिलिक एसिड. देखो इधर, RCOH की जब Na के साथ रिएक्शन कराई तो RCONA बन गया, और जब NaNH2 से कराई तो RCONA बन गया, और NH3 निकल गया. काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, RCOH मोर एसिडिक देन अमोनिया. मोनिया को जानते हो ना बेटा, मोनिया को. दिस इज मोनिया, दिस इज मोनिया. मोनिया इज लेस एसिडिक. ये तो बेसिक होती है भैया. RCOH कहां RCOH से कहां टक्कर लेगी, लात मार के निकाल देगा RCOH मोनिया को. चल निकल बाहर रिएक्शन से. अगला रिएक्शन, अगेन RCONA बना बेटा, H2O बाहर. RCOH इज मोर एसिडिक देन H2O मेरा बच्चा. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बेटा, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. मतलब समझो, मस्ती करने में, केवल मजाक करने में कुछ नहीं रखा, मतलब भी समझो. RCOH और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में NaOH का यूज हो सकता है. RCOH और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने में नहीं हो सकता. अगला रिएक्शन, RCOONA और H2CO3 मेरा अच्छा. RCOOH इज मोर एसिडिक देन अगेन H2CO3. ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, सबके साथ हो गई. अगली रिएक्शन भी हो गई, यहां भी यही चलेगा. और उससे अगली रिएक्शन भी हो गई, क्योंकि यहां R-H बनेगा, MgXOCOR बाहर निकल जाएगा. और RCOH इज मोर एसिडिक देन R-H. इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. अब ये दोनों कंपाउंड, ये दोनों रिएजेंट फिनॉल के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे. ये दोनों कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं. इसका मतलब फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश अगर करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके आप अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आवारा है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो रिएक्टिव है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी के पास रिएक्टिव H दिखी नहीं
कि बावला हुआ नहीं, इसको तो बस H से मतलब है, रिएक्टिव H दिख जाए ये सबके साथ हो लेता है। रिएक्टिव H का मतलब FON और sp हाइब्रिड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ी H को रिएक्टिव H कहते हैं। जिसमें भी ये दिख जाएगी सबके साथ रिएक्शन कर लेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और देखो बेटा, अल्कोहल में भी ROH यानी O पे H है, फिनॉल में भी C6H5OH यानी O पे H है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी RCOOH यानी O पे H है। यानी कि जिन जिन में O पे H है सबके साथ रिएक्शन कर डालेगा तेरा ये कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान से सुन लीजिए, हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत चांस है इस बार नीट में पूछे जाने के, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना, ईमानदारी से समझना, पढ़ना, इसे जो जो मैंने बोला उसको रिवाइज करना। बहुत ही शानदार पॉइंट है। इसी के साथ आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। नमस्कार।